नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं उसमें मुगल साम्राज्य को देख रहे हैं। और यह जो नोट्स है वह जीएस वर्ड का जो माइंड मैप है, बेस्ड ऑन माइंड मैप, उस पर आधारित एक महत्वपूर्ण नोट्स है और उस पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है दो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हालांकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर भी सारे टॉपिक पर बनाकर जो महत्वपूर्ण लेक्चर है इस पर अपलोडेड हैं। और जो मध्यकालीन भारत है उसमें संस्कृत काल पर आधारित संपूर्ण महत्वपूर्ण लेक्चर को बनाकर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसको सर्च कर देख सकते हैं। जैसा कि हमने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखा कि संतत काल में जो 5 प्रमुख राजवंशों का शासन था, यानी 5 प्रमुख जो राजवंश थे वंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था और सबसे कम समय तक जो है खिलजी वंश ने शासन किया था। और यह ध्यान दें कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, जबकि द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना जो है वह अभी हमने देखा कि जो शेरशाह सूरी है यानी शेर खां है। कल के लेक्चर में हमने देखा कि शेर खां जो है यह द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है, और जबकि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी करता है, लोदी वंश की स्थापना करता है। और यह जो है सूर वंश की स्थापना करता है शेरशाह सूरी। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है या सूर वंश की स्थापना करता है उत्तर भारत में। जबकि देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर 1526 ईस्वी में करता है, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जब यह लोदी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था उसको हरा देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो हराने के बाद ये भारत में जो है बाबर जो है वह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं, उससे आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन थे और उसका विरोधी कौन था, उसमें मेन फैक्ट क्या था, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद बाबर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है, उसके 4 पुत्रों में जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो हुमायूं बनता है। इसका समय देख सकते हैं 1530 से 1556। हालांकि 2 शिफ्ट में आता है। पहला शिफ्ट इसका 1530 यानी बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 1540 ईस्वी तक, यानी 10 वर्ष तक ये कार्य करता है। इसके बाद बीच में 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी यानी शेर खां आता है 5 वर्ष के लिए। इसके बाद यानी ये सूर वंश जो है यह देखें तो 55 तक चलता है, यानी जो इस वंश का सूर वंश का जो अंतिम शासक जो था यानी वह सिकंदर था। तो हुमायूं ने 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 55 में बैठा, 56 में इसमें मृत्यु हो जाती है। तो और मृत्यु कैसे होती है हमने देखा कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु होती है। तो 1 साल यह पुनः जो है 15 साल भटकने के बाद जो है 1 साल के लिए पुनः गद्दी पर बैठता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये 11 वर्ष तक शासन करता है। बाबर को ने देखा जो संस्थापक था 5 वर्ष तक शासन करता है। उससे सूरी भी देखें तो ये 5 वर्ष का शासन इसको प्राप्त है, जो कि अकबर द ग्रेट का अग्रगामी साबित होता है। इसके बारे में भी हमने जानकारी पूर्व के लेक्चर में सारी जानकारी दी है। शेरशाह का प्रशासन क्या रहा, हुमायूं के बारे में संपूर्ण जानकारी को देखा। हुमायूं के प्रमुख युद्ध को यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसके प्रमुख युद्ध में या आपका देवरा, बिलग्राम या कन्नौज, देवरा के बाद चौसा, फिर बिलग्राम या कन्नौज, फिर सरहिंद, आखिर इसका मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और इसके विरोधी कौन थे और इसके मेन फैक्ट क्या, सारी जानकारी इसमें दी गई है। 4 सड़कों का निर्माण शेरशाह सूरी या शेर खां ने कराया। कुछ महत्वपूर्ण बातों को इसमें देखें तो हमने देखा कि हुमायूंनामा की रचना जो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की है, जबकि बाबरनामा की रचना जो है ये ऑटोबायोग्राफी बाबर ने स्वयं की है। यानी इसको तुर्की बाबरी के नाम से जानते हैं। बाबरनामा की रचना जो है बाबर तुर्की भाषा में करता है, जबकि तुर्की से फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना जी करते हैं, जो महान साहित्यकार रचनाकार होते हैं भारतीय साहित्य में। तो इसके बाद सारी जानकारी हमने दी है। जैसा कि हमने मध्यकालीन भारत या मिडल इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो शुरुआती बैकग्राउंड में जानकारी दी थी, दिल्ली सल्तनत को देखें, मुगल साम्राज्य से पूर्व दिल्ली सल्तनत, हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें 3 जो है तुर्क वंश के शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। प्रारंभिक तुर्क थे जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, और आखिरी तुर्क जो है तुगलक वंश ने शासन किया। इसके बाद तुर्कों के बाद सैयद वंश यानी अरब के सैयद वंश का शासन होता है, और लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत पर जो लोदी वंश जो अफगानी थे इन्होंने शासन किया था। यानी कहने का सही हुआ कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी करता है। जो लोदी वंश का था ये अफगानी थे, और इस वंश का अंतिम जो शासक लोदी वंश का वो इब्राहिम लोदी था, जो कि देखें तो मुगल वंश का संस्थापक जो बाबर था उसके हाथों जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है। देख सकते हैं लोदी वंश यह है,
1451 से 1526 ईस्वी तक इसका सऊदी वंश का समय। इसमें आखिरी इब्राहिम लोदी था। यह देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ होता है। इसी के साथ बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लोदी वंश का अंतिम शासक रहा इब्राहिम लोदी। इसके साथ देखें तो घटोली या खातौली का युद्ध 1548 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता है। जबकि हमने देखा कि बाबर और राणा सांगा के बीच में जो होता है वो खानवा का युद्ध होता है। तो ये सारी जानकारी पूरे के लेक्चर में हम देख चुके हैं, इसलिए दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत देखें तो 2 महत्वपूर्ण लेक्चर अपलोडेड इस चैनल पर, आप देख सकते हैं इसमें। तो देखें मुगल साम्राज्य में 6 प्रमुख शासक हुए, 6 प्रमुख शासक हुए, जिसमें 2 महत्वपूर्ण शासकों की हमने चर्चा कर लिया है। जो इसका बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक राजा स्थापना किया बाबर, और इसका जो पुत्र हुमायूं था उसके बारे में हमने देख लिया पूरे लेक्चर में, और इस चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो 6 प्रमुख जो शासक मुगल साम्राज्य में हुए उसको क्रम से एक बार देख लें। 6 प्रमुख थे और 9 जो है वह उत्तरकालीन मुगल यानी मुगल काल के विघटन के दौरान 9 बने थे। ओवरऑल देखें तो कुल 15 शासक जो है इस मुगल साम्राज्य में शामिल हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो पहला देखें इसका बाबर, जो 6 प्रमुख हैं उसमें बाबर है। बाबर का समय देखें तो ये 1526 से 1530 ईस्वी तक की शासन करता है, यानी 5 वर्ष के लिए। दूसरा देखें तो इसका पुत्र हुमायूं जो है, यानी हुमायूं जो है, हुमायूं का समय देखें तो इसके बाद 1530 यानी 1530 से लेकर यानी इसकी मृत्यु के बाद 1530 से 1540 ईस्वी यानी 10 वर्ष के लिए। अब दोबारा ये जो बनता है ये 1555 से 1556 यानी 1 वर्ष के लिए पुनः बनता है, 15 वर्ष घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के बाद। तीसरा अकबर, तीसरा जो अकबर का समय आता है, और अकबर को हमने देखा कि अकबर का जो जन्म होता है वह 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान ही होता है। यानी देखें तो बिलग्राम युद्ध या कन्नौज के युद्ध के बाद, जिसमें जो है हुमायूं की पराजय होती है शेर खां के या शेरशाह सूरी के हाथों, तो बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी यानी फारस के वासी जो आध्यात्मिक गुरु थे हिंदाल के, सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामे की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। यानी तीसरा जो देखें जो सम्राट इसमें शामिल है अकबर, इसका समय यानी अकबर का समय देखें तो अकबर का समय आपका इसके बाद ये होता है यानी 56 यानी 1556 से लेकर के यह 1606 ईस्वी तक जो है यह शासक रहता है, यानी सर्वाधिक रहने वाले में शामिल है, 49 वर्ष तक के शासन करता है। इसके बाद अकबर के बाद इसका पुत्र सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, जहांगीर गद्दी पर बैठता है, जो कि चौथा प्रमुख शासकों में शामिल है। इसका 606 से लेकर के 627 ईस्वी तक इसका समय है, यानी 22 वर्ष तक जो है जहांगीर या सलीम शासन करता है। इसके बाद 5वां महत्वपूर्ण शासक जो है वो शाहजहां है। इसका समय 1627 से लेकर के 1658 तक इसका समय रहा है। तो इसको देख लें तो यह 31 वर्ष तक, लगभग 31 वर्ष तक जो है शासन करता है शाहजहां। आखिरी महत्वपूर्ण शासकों में 6 प्रमुख शासकों में औरंगजेब आता है, जिसका समय 1658 से लेकर के देखें तो 1707 यानी मुगल साम्राज्य के विघटन के समय तक, जो विघटन का समय शुरू होता है, जिसमें 9 प्रमुख शासक शामिल होते हैं, तब तक इसका शासन यानी ए भी देखें तो 49 वर्ष तक शासन करता है। अकबर के समान ए भी 49 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले में औरंगजेब भी शामिल है। तो ये 6 प्रमुख शासक हुए। इसके बाद 9 जो उत्तर मुगल काल या मुगल काल के विघटन के दौरान जो 9 शासक शामिल होते हैं उसको भी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो वे आपके हैं ब ज फ मु अ आशा अब, यानी ये 9 शासक हुए। कहने का आशय हुआ कि इसमें जो हमने देखा कि ब ज फ मु अ आशा अब, ये 9 जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट शामिल हुए, यानी उनके पहले अक्षर के नाम से लिया गया, जिसमें ब का मतलब है बहादुर शाह है, यानी बहादुर शाह। इसका समय 1707 से 1712 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उसके बाद 1707 से 1712 तक बहादुर शाह का समय है, यानी 5 वर्ष के लिए। इसके बाद जहांदार शाह है, इसके बाद फर्रुखशियर है, इसके बाद मु का मतलब मोहम्मद शाह है, अ का मतलब अहमद शाह है, और आ का मतलब है आलमगीर सेकेंड है, और यहाँ शाह का मतलब है शाह आलम सेकेंड है, और अ का मतलब है अकबर सेकेंड है, और ब का मतलब है बहादुर शाह जफर है। ध्यान देना है कि प्रथम बहादुर शाह है, लेकिन जो आखिरी वाला बहादुर शाह जफर है, और यह 1837 से 1857 ईस्वी तक, यानी 1857 की जो महान क्रांति होती है स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वहाँ तक यह जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट यानी आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर।
चलिए, इतनी बैकग्राउंड या भूमिका के बाद मुगल साम्राज्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक और यह जो है इस साम्राज्य में जो सर्वाधिक यानी अकबर द ग्रेट के नाम से जो जाना जाता है, अकबर महान, उसके बारे में देखते हैं। यानी मुगल साम्राज्य में हम इसमें अकबर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दें कि अकबर का समय देखें तो यह 1556 से यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 से 1605 ईस्वी तक यह जो है यानी 49 वर्षों तक मुगल साम्राज्य में शासन करता है अकबर। तो यह देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले यह जान लें कि अकबर के समय अकबर के समकालीन शासक विश्व में कौन थे। यह थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसको समझ लेते हैं कि अकबर का समय तो यह है, लेकिन अकबर के समकालीन यानी अकबर के समय जो विश्व में अन्य जगह जो समकालीन शासक थे वे कौन थे, तो यहाँ पर जानना थोड़ा आवश्यक है। तो इसमें देखें कि रानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी थी, रानी एलिजाबेथ, इनका समय 1558, ध्यान देना है 1558, जबकि अकबर जो उससे 2 साल पूर्व ही सत्ता पर था। तो रानी एलिजाबेथ जो है 1558 से 1603 ईस्वी तक, 1603 यानी पहले यानी इनका समय देखें तो अकबर से कम रहा है, इंग्लैंड में इस शासका थी। इसके बाद शाह अब्बास देखें तो शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी तक ईरान का शासक था। इसके बाद जार इवान बेसिल एविच चौथा 1530 से 1584 तक रूस का शासक था। जार इवान फोर्थ बेसिल एविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। चलिए अब देखते हैं अकबर के बारे में। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, यानी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। स्पेशली देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर री एग्जाम 2023, जिसका री एग्जाम देखें 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण। साथ ही यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम, जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 के लिए प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखें अकबर के बारे में। तो ध्यान दें कि सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, ध्यान देना है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, ध्यान देना है, हमने इस पर चर्चा पूरे में ही हुमायूं के बारे में किया था, उसके निर्वासन के समय जो शादी किया था। तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, यानी अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इसका माता का नाम हमने देखा हमीदा बानो बेगम था। और किसके महल में हुआ था, तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी, राज्याभिषेक इसका तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। यानी इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब, ये ध्यान देना है कि कलानौर कहाँ है, तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से, यानी यह किस नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ, पंजाब के कलानौर में, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ। इसमें ध्यान दें कि अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, यानी जो इसका टीचर अकबर का था, अकबर का शिक्षक या टीचर अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। और हमने देखा कि यह किस नाम से इसका राज्याभिषेक या गद्दी पर बैठा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम या उपाधि से सिंहासन बैठा। और ध्यान दें कि बैरम खां, यानी बैरम खां, यहाँ देख सकते हैं इसका संरक्षक बैरम खान एक खाना की उपाधि इसको दिया गया था, यानी अकबर ने इसको खान एक खाना की उपाधि दिया था, जो इसका संरक्षक बैरम खां था। यह ध्यान दें कि इसका जन्म हमने देखा कि 1542 में होता है, 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है, यानी और 56 में इसका जो है राज्याभिषेक होता है। तो इस हिसाब देखें तो मात्र 14 वर्ष की आयु में यह सिंहासन बैठता है। तो इसका संरक्षक उस दौरान जो बैरम खां, क्योंकि ये देखें तो अभी एक नाबालिग जो है युवा है, अकबर 14 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक या सिंहासन बैठता है इस पदवी के साथ, तो इसका संरक्षक बैरम खां बनाया जाता है, जिसको बाद में यह खान ए खाना की उपाधि देता है। तो इसका समय देखें, खान ए खाना की उपाधि 1556, यानी जब ये राज्याभिषेक करता है 1556 से लेकर के 1560, यानी 4 वर्ष तक, 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, यानी 4 वर्षों तक जो है, यानी जब इसकी आयु 18 वर्ष की हो गई तब तक ये देखें बैरम खां जो अकबर का संरक्षक बना रहा। और नोटेड पॉइंट है कि सबसे महान मुगल शासक, यानी देखें तो कुल मिलाकर 15 जो है मुगल शासक हुए, जिसमें से 6 प्रमुख थे और 9 जो है उत्तरकालीन मुगल यानी मुगल काल के विघटन के दौरान 9 शासक बने। तो सबसे महान मुगल शासक ही अकबर साबित हुआ। और इसमें देखें तो यह सबसे महान मुगल शासक तो हुआ ही, इसके अलावा 16 एक कुल की नीति अपनाई,
सुलह ए कुल की नीति अपनाई और इसके अंतर्गत देखें तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। यानी इसने एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो इसमें देख लेते हैं, देखें तो इसमें 1564 ईस्वी में अकबर के समय पहला विद्रोह उजबेकों ने किया। ध्यान देना है कि 1564 ईस्वी में अकबर के समय पहला विद्रोह उजबेकों ने किया, जबकि इससे पूर्व 1564 से पूर्व ये पहला विद्रोह उजबेक करते हैं। लेकिन इससे पूर्व ही 5 नवंबर 1556 यानी इसमें देखें तो इससे गद्दी पर बैठने के बाद या आपका जो है अक्टूबर, यानी देखें ये गद्दी बैठता है 14 फरवरी 1556 की गद्दी बैठता है और 5 नवंबर 1556 यानी उसी वर्ष गद्दी पर बैठने के बाद, जबकि नाबालिग 14 वर्ष का बालक रहता है, तो 5 नवंबर 1556 उस दौरान इसका संरक्षक 4 वर्ष के लिए जो है वो बैरम खां रहता है। उसी दौरान जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी जाती है। हेमू एक महान हिंदू शासक था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो उसकी आंख में तीर लगने के कारण, हालांकि इस पर हम ज़्यादा विस्तार चर्चा नहीं करते हैं, उसमें उसकी पराजय होती है और जो है अकबर जो है विजयी होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई में। जबकि हमने पानीपत की प्रथम लड़ाई को ऊपर ही चर्चा कर लिया था कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि मुगल भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना का कारण बनता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई को देख सकते हैं, इस पर हमने चर्चा कर लिया है कि इससे पूर्व जो है बाबर जो था वह 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। 5वां जो उसका भारत पर आक्रमण था निर्णायक रहा। इसी युद्ध में जीत के कारण जो है वह मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करने में सफल होता है और स्थापना करने के बाद भारत में 3 युद्ध लड़ता है और जो है पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जबकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, पानीपत में 3 युद्ध लड़े जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से, तो प्रथम 2 को हमने देख लिया। तीसरा युद्ध देखें तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है 1761 में होता है। 1761 ईस्वी मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानी था, तो 1761 ईस्वी में मराठा अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। इसमें ध्यान दें कि संरक्षक जो बैरम खां था, जिसको इसने उपाधि खाने खाना की उपाधि धारण की थी, इसने इसके यानी नाबालिग के दौरान और 18 वर्ष की आयु तक यानी 4 वर्ष तक, यानी यह जो है 1556 से लेकर के 1560 तक यह संरक्षक रहा। इसके बाद देखें तो पेटीकोट शासन होता है, यानी 60 यानी बैरम खां के बाद 1560 से 62 2 वर्ष के लिए जो होता है पेटीकोट शासन आता है। इसके अंतर्गत क्या है कि माहम अनगा द्वारा मुगल शासन में मुख्य भूमिका निभाने के कारण इसको पेटीकोट शासन 2 वर्ष के लिए कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 18 यह हुआ संरक्षक के रूप में, 2 यानी 20 वर्ष की आयु तक जो है यह देखें तो 2 लोग इसके शासन में हस्तक्षेप करके अपना शासन चला रहे थे। नोटेड पॉइंट यह है कि मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान, यानी मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां, ये जो बैरम खां जो संरक्षक था, बैरम खां की हत्या कर दी मुबारक खां ने। तो इसके बाद ये पेटीकोट शासन होता है। तो इसके बाद ध्यान दें कि मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरदम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरदम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। इसके बाद एक और इसके महत्वपूर्ण युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो महाराणा प्रताप के बीच इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध देखें तो 18 जून 1576 ईस्वी को, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में, यानी महाराणा प्रताप जो एक महान शासक माने जाते हैं, जैसे अकबर द ग्रेट, वैसे ही महान शासक महाराणा प्रताप जी थे। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई थी। यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में, यानी 57 वर्ष, मात्र 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप जी की। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है जो इस नोट्स में शामिल है, उसके अंतर्गत देखें तो इसमें है दसवंत, अब्दुल समद, बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पूछा जाता है कि अकबर के दरबारी चित्रकार कौन थे इनमें से, तो उसमें विकल्प देकर पूछता है, तो ध्यान देना है दसवंत, अब्दुल समद, बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। यानी इसमें ध्यान देना है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। यानी पहला इसमें ये, दूसरा जो अब्दुल समद जो ये प्रमुख चित्रकार था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे।
यानी प्रमुख चित्रकार में अब्दुल समद और बशाउन अब्दुल जो है ये चित्रकार में शामिल थे, प्रसिद्ध चित्रकारों में ये भी शामिल थे, लेकिन सबसे प्रमुख अब्दुल समद था। और इसमें ध्यान दें तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के शासन के प्रमुख गायक, अकबर के शासन काल के दौरान प्रमुख गायक देखें तो तानसेन जो प्रसिद्ध संगीतकार था उसके दरबार का, तो प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। इसमें ध्यान दें कि 1584 ईस्वी में इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1584 ईस्वी में इसने इलाही संबत की शुरुआत की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में देखें तो अपने देश में 57 ईसा पूर्व जो विक्रम संबत की शुरुआत होती है, 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संबत की शुरुआत होती है, यानी ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले ही जो है विक्रम संबत की शुरुआत होती है भारत में, 57 ईसा पूर्व। शक संबत देखें तो 78 ईस्वी में होती है, जो कनिष्क द्वारा जो शुरू किया जाता है, महान सम्राट जो शक संबत की शुरुआत जो होती है 78 ईस्वी में होती है। जबकि देखें गुप्त संबत जो होती है 320 ईस्वी में जो गुप्त संबत की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। जबकि हर्ष संबत जो है 606 ईस्वी में शुरू होता है सम्राट हर्ष द्वारा, 606 ईस्वी में हर्ष संबत की शुरुआत होती है। जबकि इलाही संबत देखें तो 1584 ईस्वी में यह अकबर द्वारा शुरू किया जाता है। अकबर द ग्रेट द्वारा मुगल साम्राज्य के महान शासकों में शामिल अकबर द्वारा जो इलाही संबत की शुरुआत 1584 में किया जाता है। इसके बाद इसमें देखें तो झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को शुरू किया। यानी पारसी परंपराएं कौन थी? झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को शुरू किसने किया? अकबर ने किया। इसके बाद देखें तो अकबर के 9 रत्न कौन हैं? यानी अकबर के 9 रत्नों में शामिल देखें तो अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, यानी ये 9 रत्न थे। इसमें देखें तो ये जो हमने देखा कि अब्दुल रहीम खान खाना को अभी हमने ऊपर देखा था कि जो बाबरनामा थी, यानी बाबरनामा को हमने देखा कि यहाँ पर देखें तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, इसकी रचना ऑटोबायोग्राफी बाबर ने स्वयं किया था तुर्की भाषा में, जबकि इसका फारसी में अनुवाद जो है वह अब्दुल रहीम खान जी ने किया था, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल हैं। जबकि बीरबल के बारे में हमने देखा, ये जो बीरबल है इसके बारे में हमने देखा कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक यह बीरबल था। और इसमें देखें तो यह है कि जैन गुरु हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि दी और किसे युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। तो इसमें नोटेड पॉइंट है कि जगत गुरु की उपाधि किसको दी? जैन गुरु हरि विजय सूरी को, और युग प्रधान की जो उपाधि दी जिनचंद्र सूरी को उपाधि दी अकबर ने। अब इसमें देखते हैं अकबर द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि जैसा हमने देखा कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। यानी जो राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली देखें तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थे। इसके बाद अकबर ने दीवान, यानी अकबर के दीवान कौन थे? राजा टोडरमल, यानी अकबर के दीवान अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे, ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। यानी 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो अकबर का दीवान राजा टोडरमल, जो कि खत्री जाति था, 1580 में लागू किया था। तो अकबर द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को इसमें देखते हैं। तो हरम दल से मुक्ति, दास प्रथा का अंत इसने 1562 में किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में किया। जजिया कर समाप्ति जो धार्मिक कर था, जजिया कर समाप्ति 1564 में किया। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571 में। इबादत खाना बनवाया 1575 में। इबादत खाना में अन्य लोगों को अनुमति दिया 1578 में, यानी इसके 3 साल बाद। मजहर की घोषणा करता है 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना करता है 1582 में, और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण करता है 1585 में। ध्यान देना है कि राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी करता है 1571 में, और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में करता है।
और अभी हमने देखा कि अकबर के 9 रत्न कौन शामिल थे। तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न को हमने देख लिया। ये अब्दुल फजल देखें तो इसका समय भी देख लेते हैं सभी का इसमें क्या रहा। तो अब्दुल फजल का समय देखें तो 1551 से 1602 ईस्वी तक अब्दुल फजल का समय रहा। फैजी देखें तो इसका समय 1547 से 1595 ईस्वी तक रहा। इसके बाद तानसेन का समय देखें तो तानसेन का जो है, इसके बाद तानसेन के बाद बीरबल आता है। बीरबल का समय 1528 से 1583 ईस्वी तक होता है। इसके बाद टोडरमल देखें, इसमें टोडरमल को हमने देखा कि टोडरमल जो था यह दीवान था जिसने 10 साल बंदोबस्त किया था। तो टोडरमल का समय देखें, टोडरमल इसमें रहा। इसके बाद राजा मानसिंह रहा, अब्दुल रहीम खान खाना रहा। इसके बाद फ़कीर जयुद्दीन, इसके बाद मुल्ला दो प्याजा इसके 9 रत्नों में शामिल रहे। इसके बाद ध्यान दें कि अबुल फजल का बड़ा भाई यानी अबुल फजल जो है, इसका समय हमने देखा 1551 से 1602 ईस्वी रहा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। हमने देखा कि बाबरनामा की रचना बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में किया था, जिसका फारसी में जो अनुवाद इसी का जो 9 रत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, बाबरनामा। जबकि हुमायूं नामा जो है हुमायूं की बहन या अकबर की बेटी गुलबदन बेगम ने किया था। जबकि अकबरनामा की रचना देखें तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यानी अबुल फजल यहाँ जो है अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। यानी इसमें बीरबल देखें अक्सर यहाँ पूछता है, तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेशदास था। इसके बाद संगीत सम्राट तानसेन का जन्म, यानी इसमें देखें जो तानसेन है या तानसेन संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। यानी तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा दरबारी कान्हरा आदि इनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं थीं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अकबर ने किसको जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो इन्हीं तानसेन को दिया था, जो कि संगीत सम्राट थे। और तानसेन के बारे में देखें तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। यानी रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में जो थे तानसेन थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास की गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमिर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। अकबर के अन्य प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं। कुछ प्रमुख कार्यों को देखें तो इसने जो क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक के प्रयास किया, लगाया नहीं बल्कि प्रयास किया। सती प्रथा पर रोक के प्रयास किया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। शादी हेतु लड़के की आयु 16 वर्ष तथा लड़की की आयु 14 वर्ष आयु का निर्धारण किया। शादी के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष आयु का निर्धारण किया। अकबर ने लड़कियों को अपनी पसंद से शादी करने की अनुमति दी। इसके बाद देखें अनुवाद विभाग का गठन किया। चित्रकारी हेतु अलग विभाग बनाया। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी एक धर्म संसद थी। अकबर की राजपूत नीति दमन एवं समझौते, यानी अकबर की जो राजपूत नीति थी दमन एवं समझौते विवाह जागीर पर आधारित थे। यानी यह राजपूतों के साथ या तो विवाह करता था या जागीरें दी जाती थी। तो यह दमन और समझौते पर आधारित थे, विवाह और जागीर पर आधारित थे। अकबर के मजहरनामा 1579 का मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया था। विंसेंट स्मिथ ने मजहरनामा को अमोघत्व का आदेश कहा। अमोघत्व का आदेश किसने कहा और किस लिए कहा? तो अमोघत्व का आदेश जो है यह विंसेंट, इतिहासकार जो विंसेंट उसने कहा। और अकबर के जो मजहरनामा था उसको जो है इन्होंने अमोघत्व का आदेश कहा। और इसका मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर के मजहरनामा जो 1579 में इसने बनाया था। कुछ और कार्यों को इसको जल्दी से देखना चाहें तो इसमें हरदम दल से मुक्ति या दास प्रथा का अंत हमने देख लिया था कि यह 1562 में करता। अकबर को हरदम दल से मुक्ति ये 1562 में इसको मिलती है। इसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में करता है, यानी सारी जानकारी को हमने देख लिया है। इसके बाद जजिया कर समाप्त 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी, यानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में करता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी करता है और राजधानी उसी दौरान आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर देता है 1571 में। इसके बाद
इबादत खाने की स्थापना 1575 में करता है और इसके इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को के प्रवेश की अनुमति 1578 में 3 वर्ष बाद देता है। इसके हमने देखा इबादत खाने की स्थापना करता है, इसके बाद सभी धर्मों को जो है जाने की अनुमति 3 साल बाद देता है 1578 में। यानी इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1578 में देता है। और जबकि मजहर की घोषणा हमने देखा 1579 में करता है। यह मजहरनामा हमने देखा 1579 जो है मजहरनामा 1579 में, और उसका मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया और वेंट स्मिथ इतिहासकार ने मजहरनामा को अमोघत्व का आदेश कहा। इसके बाद इसमें देखें अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत कुछ और जानकारी इसमें ऐड करें तो अकबर के दरबार में एका बीवा, अकबर के दरबार में एका बीवा और मोसे राट जैसे ईसाई विद्वान आए। यानी इसके दरबार में कौन ईसाई विद्वान आए तो इसमें देखें एका बीवा और मोसे राट जैसे ईसाई विद्वान अकबर के दरबार में आए। अकबर सिख गुरु अमरदास एवं रामदास से मिला था। यानी सिख गुरु जो अमरदास और रामदास थे उनसे यह मिला था। सिख धर्म और इनके गुरुओं को देख सकते हैं तो इसमें इसके संस्थापक देखें तो गुरु नानक देव जी थे। इसके सिख धर्म के संस्थापक, इसमें हमने चर्चा महत्वपूर्ण से कर लिया है। और इसके जो 9 अन्य यानी कुल 10 गुरु हुए थे तो कुछ 9 अन्य यहाँ हमने देखा। इसमें अमरदास और जो है यानी इसमें इन गुरुओं में देखें तो गुरु अमरदास ने इनसे मुलाकात किया था और रामदास से इसने अकबर ने जमीन दी थी, गुरुपद की पैतृक बनाया था गुरु रामदास, और गुरु अमरदास से भी अकबर ने जो है वो भेंट किया था। क्योंकि इन दोनों लोगों को देखें तो रामदास और इनको देखें तो अकबर के समकालीन ये शामिल हैं। यानी यह देखें तो गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव भी जो इससे समकालीन में आ जाते हैं। क्योंकि समय देखें जो अकबर का समय हमने देखा वो आपका के समय में देखा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का समय रहा। तो यह हमने देखा कि अकबर सिख गुरु जो अमरदास एवं रामदास से मिला। इसके बाद देखें तो स्थापत्य निर्माण में आगरा का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास बनवाया, पंचमहल बनवाया, बुलंद दरवाजा बनाया, इलाहाबाद का किला बनवाया जो संगम पर है। इस साल देखें तो 14 जनवरी 2025 से लेकर के 27 फरवरी 2025 तक जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या पूर्व के इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। जो कि महाकुंभ जो संगम है जहाँ पर गंगा यमुना का और अदृश्यवती का संगम इलाहाबाद किले के पास ही होता है। तो इलाहाबाद किला लाहौर का किला जो है स्थापत्य कला में अकबर द्वारा बनाए गए हैं। अकबरनामा को अबुल फजल लिखा है, इस पर हमने चर्चा कर लिया था कि अकबरनामा को अबुल फजल लिखा है। अकबर ने तानसेन को मियाँ तथा कंठाभरण वाणिक विलास की उपाधि दी थी। इसमें नोटिस पॉइंट यह है, ध्यान दें इसमें कि अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हो गई, जबकि इसका जन्म देखें तो 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर में इसका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 इसकी को जो इसका जन्म हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को इसकी हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कितने वर्ष जिया तो यह 42 है, इसमें देख लें तो यह 58 और 6 जोड़ दें 5 बल्कि जोड़ दें तो कुल मिलाकर 63 वर्ष इसने जिया अकबर, जिसमें से 49 वर्ष तो यह शासक के रूप में ही कार्य किया। और हमने देखा कि अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। हमने देखा जो 6 महत्वपूर्ण शासक हुए, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था 6 महत्वपूर्ण शासक और 9 जो है यह विघटन काल के दौरान 9 इसमें शासक शामिल। तो जो 6 प्रमुख शासक थे इसमें बाबर को जो है वह दफनाया गया है काबुल में, और जहांगीर को जो है लाहौर में दफनाया गया। शेष जो 4 हैं उनका जो मकबरा या दफनाया गया है वह भारत में दफनाया गया है। तो अभी हमने देखा कि इससे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया किसको, अकबर को, इसकी मृत्यु के बाद। इसके स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियों में देखें तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसने बनाया, आगरा का लाल किला बनाया, फतेहपुर सीकरी में शीश महल बनवाया, दीवाने खास बनाया, पंचमहल बनाया, बुलंद दरवाजा बनाया, जोधाबाई का महल बनवाया, इबादत खाना बनाया, इलाहाबाद का किला बनाया और लाहौर का किला इसने बनवाया। यानी इसमें देखें तो इसकी मृत्यु तो हमने देखा कि 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होती है, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होती है, लेकिन सिर्फ 3 वर्ष पूर्व 1602 ईस्वी में सलीम जो जहांगीर के नाम से गद्दी बैठा यानी इसका उत्तराधिकारी हुआ। तो 1602 ईस्वी में सलीम या जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुलदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। यानी अबुल फजल जो है उसकी हत्या कौन किया, वीर सिंह बुलदेला नामक सरदार ने किया है। किसकी हत्या किया, अबुल फजल। हमने देखा कि अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था और वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी जो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था। तो अकबर बीरबल की हमने देखा कि जिसमें है सलीम जो है आपका अबुल फजल की जो हत्या है वह वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार करता है सलीम या जहांगीर के निर्देश पर।
मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्जनामा युद्धों की पुस्तक रखा। ध्यान देना है कि मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना किया, जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्जनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था। मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्वेद का। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी, जो बाबा नामा था तुजुक यानी अब्दुल रहीम खान खाना तुजुक ए बाबरी का, तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित जो नल दमयंती है उसका फैजी जो है नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी ध्यान देना है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल जो है वह इसके बाद जो जहांगीर आता है वो चित्रकला का स्वर्णकाल है, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है वह शाहजहां के काल को माना जाता है। और शाहजहां काल को संपूर्ण रूप से जो है वह मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। इसमें ध्यान दें कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने, यानी स्मिथ कौन लिखा, विंसेंट स्मिथ ये है। तो विंसेंट स्मिथ जो है गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। हमने देखा कि यह जो आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके बाद देखेंगे हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर का समय 1605 से 1627 ईस्वी यानी 22 वर्ष तक यह रहा, जो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल प्रशासन में अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को इसमें शामिल कर लेते हैं। हालांकि आगे इस पर हम देखेंगे मुगल प्रशासन को यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान इसमें शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि अकबर को हमने इस लेक्चर में शामिल किया है तो इसमें अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में इसमें क्षेत्र है, समय है, पराजित शासक और नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला देखें तो मालवा क्षेत्र को देखते हैं। मालवा क्षेत्र देखें तो इस समय 1561 ईस्वी में इसने बाज बहादुर को पराजित किया। इसका नेतृत्व किया था, यानी मालवा क्षेत्र के दौरान यानी युद्ध के दौरान उसका नेतृत्व करता है, लीडरशिप किसने किया था, अधम खां और पीर मोहम्मद खां ने नेतृत्व किया। अकबर के सैन्य अभियान का नेतृत्व ये दोनों ने किया। इसके बाद चुनार क्षेत्र पर जो है 1561 ईस्वी में उसी साल यह कब्जा करता है और आसफ खां के नेतृत्व में यह जो है आसफ खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान चलाता है। गोंडवाना क्षेत्र में देखें तो 1564 ईस्वी में यानी 3 साल बाद वहाँ के शासक को पराजित करता वीर नारायण, रानी दुर्गावती संरक्षिका थी, को पराजित किया और सैन्य अभियान आसफ खां ने किया। आमेर देखें तो 1562 ईस्वी में यानी गोंडवाना से 2 साल पूर्व ही 1562 ईस्वी में आमेर को इसने विजित करता है। यहाँ के शासक जो है पराजित शासक भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए यहाँ पर नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरवाड़ देखिए 1567 ईस्वी में इसने विजित करता है। इस वहाँ के पराजित शासक उदय सिंह थे, यहाँ अकबर स्वयं नेतृत्व करता है, सैन्य नेतृत्व। रणथंभौर देखें तो 1569 ईस्वी में इसको विजित करता है और पराजित राजा सुरजन राय होते हैं और यहाँ नेतृत्व भगवान दास एवं अकबर दोनों इसके नेतृत्व से नेतृत्व करते हैं। इसको कालिंजर देखें तो 1569 में ही इसको विजित करता है, यहाँ के राजा रामचंद्र थे और यहाँ पर मजून खां सैन्य नेतृत्व करता है। गुजरात विजय देखें तो 1572 में इसको विजित करता है, यहाँ के जो शासक थे पराजित शासक मुजफ्फर खां थर्ड थे और यहाँ पर नेतृत्व खाने आजम यानी मिर्जा अजीज कोका से नेतृत्व करते हैं। गुजरात द्वितीय आक्रमण जो करता है 1573 में 1 साल बाद करता है। यहाँ पर पराजित राजा मिर्जा का विद्रोह होता है यहाँ पर और यहाँ से नेतृत्व अकबर स्वयं करता है। स्मिथ ने इसे इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था, इसको हमने अभी देख लिया था, जिस दौरान ये पुर्तगालियों से मिला था, समुद्र भी देखा था। इसके बाद बंगाल एवं हल्दी घाटी युद्ध देख सकते हैं। तो बंगाल देखें तो 1574-76 में विजित करता है, वहाँ के राजा पराजित राजा दाऊद खां थे और सैन्य नेतृत्व मुनीब खां करता है। हल्दी घाटी के तो जो राणा प्रताप जो थे, हालांकि ये पराजित तो नहीं होते हैं
क्योंकि ये एकमात्र राजा हैं जो पराजित नहीं होते हैं। तो हल्दीघाटी को जो 1576 ईस्वी में होता है, वहाँ के राजा महाराणा प्रताप जी थे और नेतृत्व आशा खां एवं मान सिंह करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम कोर्स। इसमें काबुल देखें 1581 में इसको विजित करता है, वहाँ के जो पराजित राजा हाकिम मिर्जा होते हैं और सैन्य नेतृत्व मान सिंह और अकबर स्वयं करता है। कश्मीर देखें 1586 में विजित करता है, यहाँ के राजा यूसुफ खां याकूत खां पराजित होते हैं और कासिम खां और भगवान दास सैन्य नेतृत्व करते हैं अकबर का। सिंध देखें तो 1591 ईस्वी में इसको विजित करता है, वहाँ के राजा पराजित राजा जानी बेग हैं और यहाँ का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना सैन्य नेतृत्व करता है। इसके बाद उड़ीसा देखें 1590 से 1591 ईस्वी में इसको विजित करता है, यहाँ के पराजित राजा निसार खां हैं, सैन्य नेतृत्व मान सिंह करता है। इसके बाद बलूचिस्तान देखें तो 1595 ईस्वी में इसको विजित करता है, वहाँ के राजा पराजित राजा पन्नी अफगान थे और उसका सैन्य नेतृत्व मीर मासूम करता है। अहमदनगर देखें तो इसको विजित 1595 में विजित करता है और वहाँ के पराजित राजा बहादुर निजाम शाह चांद बीबी सरिस्का थे और इसका सैन्य नेतृत्व शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। खान देश देखें तो इसको 1600 में विजित करता है और वहाँ के पराजित राजा या शासक अली खान थे। असीरगढ़ देखें जो इसका आखिरी जो विजित क्षेत्र है असीरगढ़, तो ये 1601 में अपनी मृत्यु से 4 वर्ष पूर्व असीरगढ़ को विजित करता है और वहाँ का पराजित शासक मीर बहादुर था और अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ की विजय। तो इस प्रकार से देखें यह सैन्य नेतृत्व जो है। इसके बाद मुगल प्रशासन औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह को हम देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ये शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि क्षेत्र कौन से रहे, समय क्या रहा, पराजित शासक कौन थे और नेतृत्व करता क्या था। तो इस लेक्चर में हमने संपूर्ण रूप से अकबर को समझने का प्रयास किया। इसमें संपूर्ण रूप से यानी पूरी जानकारी जो अकबर के बारे में देने का प्रयास किया। तो यह लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका उत्तराधिकारी जहांगीर था, जिसका समय देखें तो आपका 1605 से 1627 ईस्वी तक होता है, यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम जहांगीर और शाहजहां को नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।